नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज का विषय है हमारा कम्युनिटेरियनिज्म, समुदायवाद। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को हमेशा से ही स्टूडेंट के द्वारा इग्नोर किया जाता है। इतने ध्यान में रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन तो हर बार आता है, लगभग कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है और इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं। तो एक से दो क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से हमेशा ही देखने को मिलते हैं, और अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन आता है यहाँ से। यदि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ये जो कम्युनिटेरियनिज्म है, जिसको हम समुदायवाद कहते हैं, इसका प्रारंभ लिबरल थ्योरी के क्रिटिक के रूप में प्रारंभ होता है। यदि आपको उदारवाद का ठीक नॉलेज है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। इसका प्रारंभ होता है जॉन रॉल्स का जो थ्योरी आता है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में। उसके बाद में इसका क्रिटिक करने के लिए समुदायवादी विचारक आते हैं, और यही समय होता है न्यू लिबरल थिंकर भी अपने आइडियाज़ दे देते हैं। इसी समय 1960, 17 और 80s में न्यू लिबरल थिंकर भी आते हैं। तो इन दोनों का एक क्रिटिक करते हैं। जॉन रॉल्स का क्रिटिक करते हैं, जो कि एक लिबरल थिंकर है, और जो न्यू लिबरल है जिसमें रॉबर्ट नोजिक जैसे विचारक आते हैं, डॉर्किन जैसे विचारक आते हैं। इन सब का क्रिटिक करने के लिए हमें एक नया आइडिया आता है, नया थियरी प्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटेरियनिज्म। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है लिबरलिज्म की आलोचना के रूप में इसका प्रारंभ होता है। तो आलोचना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी आलोचना इनके द्वारा की जाती है। सबसे पहले लिबरल की कौन सी बातें हैं जिसको कम्युनिटेरियनिज्म के द्वारा क्रिटिक किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा ठीक ठाक है इसका चैप्टर का, तो आप थोड़ा अच्छे से एक बार दिमाग को सेंटर में लाते हुए अच्छे से सुनिए। लिबरल क्या कहते हैं? लिबरल बात करते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और बेंथम जैसे विचारक जो कि नेगेटिव लिबरलिज्म के अंतर्गत जिनको हम पढ़ते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत जिनको हम पढ़ते हैं, वो बात करते हैं कि समाज है ये व्यक्तियों का योग मात्र होता है। तो उदारवादी का ये कंसेप्ट, मेन जो थीम होती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है। समाज कुछ नहीं है, समाज व्यक्तियों ने बनाया है। समाज व्यक्तियों का जो टोटल होता है, सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल का जो सम ऑफ टोटल होता है, इसी को हम सोसाइटी कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो लिबरल थिंकर होते हैं वो समाज को एक यंत्र के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंटल के रूप में काम में लेते हैं। उनका मानना है कि हमारा अंतिम उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार देना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है, और समाज तो एक बीच में एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि व्यक्ति के अधिकार को देने में सहायक की एक भूमिका निभाता है। यानी एक हेल्पर की तरह भूमिका निभाता है, एक यंत्र की तरह। जैसे कि एक यंत्र होता है वो हमारे जीवन में सुविधा लाता है, हमारे जीवन को इजी बनाता है, उसी प्रकार से हमारा अंतिम उद्देश्य होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता, और समाज एक यंत्र की तरह काम करके हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। यानी समाज एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और जो साध्य है यानी जो अल्टीमेट गोल होता है हमारा, वो होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति हमारा अल्टीमेट गोल होता है, अंतिम उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का हित, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का अधिकार। ये बात करते हैं लिबरलिज्म। इसका क्रिटिसाइज करेंगे समुदायवादी। वो कहते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग एक समुदाय में करता है। वो सबसे पहले पूछते हैं कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आखिर प्रयोग कहाँ करेगा? तो आंसर वो खुद ही देते हैं कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग एक कम्युनिटी के अंतर्गत करता है। कम्युनिटी होता है जो कि उनको स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने का एक माहौल देता है, एक एनवायरनमेंट देता है। आपके पास फ्रीडम है,
एक राज्य है, एक स्टेट है, इसने कहा कि हम सभी व्यक्तियों को फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन फ्रीडम का प्रयोग कहाँ करेगा वो? क्या एक व्यक्ति स्वयं में फ्रीडम का प्रयोग कर सकता है? ऐसा नहीं है। उसको अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए, एक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए समुदाय की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल देखिए, कम्युनिटी है, एक युगांडा कम्युनिटी है। देखिए आप, एक युगांडा देश है, वहाँ पर आपको कह दिया कि आपको फ्रीडम दे रहे हैं हम। एक कम्युनिटी हो गया, अमेरिका कम्युनिटी हो गया, अमेरिका समुदाय हो गया, और वहाँ भी आपको कहा गया कि आपको फ्रीडम दे रहे हैं। तो फ्रीडम आपने दे दी, दोनों जगह हमने दे दी, लेकिन यहाँ देखिए कम्युनिटी, देखिए आप युगांडा में आप फ्रीडम लेके क्या करोगे? क्या आप यहाँ पर स्वतंत्र रह सकते हो? तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ का कम्युनिटी सही नहीं। यहाँ जो युगांडा का जो एनवायरनमेंट है, युगांडा का जो सिस्टम है, वहाँ का इकोनॉमी सिस्टम है, वहाँ का पॉलिटिकल और जो सोसाइटी का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। यानी वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ का जो माहौल जिसको हम बोलते हैं वो सही नहीं है। वहाँ पर हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर नहीं सकते। लेकिन अमेरिका का माहौल अच्छा है, तो इसलिए कम्युनिटेरियनिज्म कहते हैं कि एक जिस स्वतंत्रता की आप बात कर रहे हो उसका प्रयोग एक समुदाय के अंतर्गत ही व्यक्ति कर सकता, और जिस प्रकार का समुदाय होगा व्यक्ति स्वतंत्रता में उतनी ही वृद्धि होगी। आप एक समुदाय से अलग रह के कैसे अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हो? इसलिए हमें एक समुदाय पर ध्यान देना चाहिए, हमें एक समुदाय को अच्छा बनाना चाहिए। व्यक्ति एक सोशल प्राणी होता है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है। इनका मानना है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति समाज में ही अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। व्यक्ति अपना जो उद्देश्य होता है, अपना जो एम होता है, कोई भी व्यक्ति का एक एम होता है, वो अपने समाज के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि आपने मल्टीकल्चरलिज्म के मेरे वीडियोस देखे हैं। वहाँ भी मैंने यही बताया था कि व्यक्ति अपने एक जीवन के उद्देश्य होते हैं, वो समाज पर निर्भर करता है। जीवन में जो व्यक्ति अपना उद्देश्य बनाया है वो समाज पर निर्भर करता है कि उनका समाज कैसा है। इसलिए समाज एक साध्य होता है। जो मैन होता है, एनालिसिस का जो सेंटर बिंदु होता है वो समाज होना चाहिए, ना कि व्यक्ति। व्यक्ति को हमें एक साधन की तरह काम में लेना चाहिए, जिसका प्रयोग एक सोसाइटी को, एक कम्युनिटी को अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। ध्यान में रखिए, सोसाइटी और कम्युनिटी में भी कुछ टेक्निकल अंतर होता है, वो बता दिया जाएगा बाद में, तो आप समझने के लिए एक साथ समझ सकते हो एक बार इनको। तो कम्युनिटी जैसे हम बात कर सकते हैं, एक तो हमने बड़ा कम्युनिटी बात किया, युगांडा अमेरिका जैसे कम्युनिटी बात किया। एक छोटा कम्युनिटी हम फैमिली ले सकते हैं, स्कूल ले सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ले सकते हैं, या हमारे आस पड़ोस का माहौल, या एक नेशन या धार्मिक संस्थाएं, कोई भी हम कम्युनिटी ले सकते हैं। तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है, व्यक्ति समाज में अंतर्निहित होता है, व्यक्ति का अस्तित्व समाज से होता है। इनका मानना है व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है वो समाज में अंतर्निहित होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य समाज के द्वारा ही पूरा कर सकता है। जैसा उसका समुदाय, जैसा उनका समाज होगा, वैसे ही उतनी ही आसानी से वह अपने उद्देश्यों को पूरा कर लेगा। यदि अच्छा समाज हुआ तो अपने उद्देश्यों को जल्दी पूरा कर लेगा, यदि बुरा हुआ तो उसको कुछ टाइम लग सकता है, और या हो सकता है कभी भी अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाए। तो ये पहला क्रिटिक हो गया, जो कि समुदायवादी, समुदाय पर हम फोकस कर रहे हैं, मैं व्यक्ति को सामाजिक बता रहे हैं। समाज ही एनालिसिस होता है, जो विश्लेषण का मेन मुद्दा होना चाहिए। हमें समाज का अध्ययन करना चाहिए, समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समाज ही प्राथमिक होता है। दूसरा क्रिटिक हम देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिए। दूसरा क्रिटिक भी,
लिबरलिज्म बात करते हैं प्रोसीजरल जस्टिस की, वो बात करते हैं प्रक्रियात्मक न्याय की, और इसके विपरीत कम्युनिटेरियनिज्म है, ये बात करते हैं सब्सटेंटिव जस्टिस की बात करते हैं, जिसका अर्थ हो गया तात्विक न्याय। ये क्या होता है इसको समझिए आप। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है इसको समझिए। प्रक्रियात्मक न्याय हो गया, एक हो गया तात्विक न्याय सब्सटेंटिव जस्टिस हो गया एक। प्रक्रियात्मक न्याय होता है, उसमें कहा जाता है कि विधि सबके लिए एक समान होती है। जैसे विधि की समानता की ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल होते हैं जब हम कोई कुछ लोगों को अधिकार देते हैं, जैसे कि हमने लोगों को अधिकार दिया स्वतंत्रता का, और भी कुछ अधिकार दे दिया हमने। जब हम व्यक्तियों को अधिकार देते हैं तो वो पूरे समुदाय को एक साथ देते हैं, हम किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करते, हम तटस्थ होते हैं, हम न्यूट्रल होते हैं। और जब सबके साथ हम एक समान व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद में जैसे हमने दे दिया एक स्वतंत्रता का अधिकार, एक समुदाय है, आप देखिए एक समुदाय है, इसको पूरे को हमने एक साथ, अलग अलग नहीं, सबको एक साथ हमने विधि, एक समान विधि का अधिकार दे दिया, और उनको कहा कि विधि के समान सब समक्ष है, विधि के द्वारा सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और एक अधिकार दे दिया इनको स्वतंत्रता का, कि हम आपको स्वतंत्र का अधिकार देते हैं, हमने आपको अधिकार दे दिया और हम आपके साथ किसी भी प्रकार का अनजस्टिस नहीं कर रहे हैं। यानी एक बार सबको स्वतंत्रता अधिकार दे दिया, उसके बाद में इसी जो प्रोसीजरल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत किसी को भी विशेष सुविधा नहीं दी जाती है। एक बार प्रारंभ में सबको एक समान अधिकार दे दिया जाता है, उसके बाद में किसी के साथ विशेष व्यवहार नहीं किया जाता है। जैसे एक मैं फेमस एग्जाम्पल है कि मेरा, और इसी को मैं हमेशा ही काम में लेता हूँ। जैसे एक पेड़ होता है और इस पर, ये एक पेड़ है सुंदर सा, और इस पर कुछ फल लगे हुए हैं, जैसे मैंगोज लगे हुए हैं, इस पर आम लगे हुए हैं, और कुछ व्यक्ति है, जैसे ये एक व्यक्ति है, इसकी हाइट है काफ़ी ज़्यादा, ये सुंदर सा व्यक्ति है, और एक व्यक्ति ये हो गया, और एक व्यक्ति ये हो गया। ये जो प्रक्रियात्मक न्याय की हम बात कर रहे हैं, प्रोसीजरल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, वो कहता है कि ये तीन व्यक्ति है, इनकी हाइट अलग अलग है, ठीक है, लेकिन हम उनको एक अधिकार दे रहे हैं, हम एक समान अधिकार दे रहे हैं कि आप जितना मन हो आप इस पेड़ से आम को तोड़ सकते हो, जितना आप चाहिए इस पेड़ से मैंगोज ले सकते हो। तो हम देखते हैं कि ये जो लंबा सा व्यक्ति है, ये आसानी से यहाँ से अपने हाथों से भी आम को आराम से तोड़ सकता है। ये सेकंड व्यक्ति है, इसको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, इसको समान अधिकार दिया गया, लेकिन ये तो पहले ही असमान है। ये तीनों क्या समान है? तो हमारा आंसर होगा ये तो पहले ही असमान है, तो इनको एक समान अधिकार देने का क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ विधि के समान संरक्षण का? तो ये ज़्यादा आम अपने आप तोड़ लेगा, ये कम तोड़ेगा, और ये उससे भी कम तोड़ेगा। तो ये एक न्याय नहीं होता है। ये जो सब्सटेंटिव जस्टिस वाले वो कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या इससे सभी व्यक्तियों को न्याय कहाँ प्राप्त हो रहा है? आप तो शुरुआत से अन्याय कर रहे हो इनके साथ। तो सब्सटेंटिव जस्टिस वाला एक नया उदाहरण देते हैं। वो क्या उदाहरण देते हैं वो देखिए आप। इसी पेड़ का उदाहरण फिर से लेते हैं हम। ये व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति हो गए। वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ा होता है इनको आप सुविधा मत दीजिए, और जो जैसे जैसे छोटा होता है इनके नीचे टेबल लगा दीजिए, आप चेयर लगा दीजिए,
जिससे एक समान अधिकार प्राप्त हो जाए। अब ये तीनों आराम से मैंगोस तोड़ सकते हैं और किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सब्सटेंटिव जस्टिस की यही है तात्विक न्याय होते हैं, जिसमें समान व्यवहार करने के लिए असमान व्यवहार किया जा सकता है। आपका आर्टिकल 14 यदि आपने पढ़ा होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा कि समान व्यवहार किया जा समान व्यवहार करने के लिए, समान व्यवहार करने का अर्थ है कि इनको सबको आम तोड़ने का समान अधिकार देने के लिए इनके साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। जैसे इनको कुछ टेबल ज़्यादा दे दी और इनको कुछ ऐसे दे दिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा तात्विक न्याय क्या होता है और प्रोसीजरल न्याय क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो लिबरलिज्म है वो प्रक्रियात्मक न्याय की बात कर रहे होते हैं और जो कम्युनिटेरियनिज्म होते हैं वो सब्सटेंटिव जस्टिस की बात कर रहे हैं। इसको मैंने समझा दिया और इसी को हम कहते हैं सामाजिक न्याय, यानी समुदायवादी बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक राज्य को इंटरफेयर करना चाहिए स्टेट के अंतर्गत, इंटरफेयर की बात करते हैं कम्युनिटेरियनिज्म। उसी से तो हम सामाजिक न्याय को प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये बात कर रहे हैं एक कल्याणकारी राज्य की। ये सेकंड इनका आर्गुमेंट होता है। ये बात करते हैं प्रोसीजरल जस्टिस की और ये सब्सटेंटिव जस्टिस की बात करें कम्युनिटेरियनिज्म। आगे तीसरा क्रिटिक है लिबरलिज्म है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। लिबरलिज्म के जो आइडियाज़ है वो राइट्स के बारे में क्या है और गुड यानी वैल्यूज़ के बारे में क्या है, यानी क्या अच्छा हो सकता है एक व्यक्ति एक समुदाय के लिए, इसके बारे में क्या आइडिया है, और राइट्स के बारे में क्या आइडिया, और इसमें सबसे मुख्य किसको मानते हैं, क्या वो गुड को मुख्य मानते हैं या राइट्स को, क्या वो वैल्यू को महत्व देते हैं या राइट्स को, इसको हम देखते हैं। तो ध्यान में रखिए जो गुड होता है का जो डेफिनेशन होता है सबके लिए अलग अलग होता है। ये 5 सोसाइटी है, क्या इनके लिए सबके लिए गुड का डेफिनेशन एक होगा? क्या सबके लिए, क्या एक समुदाय के लिए जो अच्छा होता है वो सबके लिए अच्छा होगा? ऐसा नहीं है। हर समुदाय के लिए गुड का डेफिनेशन वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है। कोई कहेगा हमारे लिए ये गुड है, कोई कहेगा ये गुड है। कुछ गुड मानेंगे कि हम खुश रहेंगे, हैप्पीनेस, जैसे भूटान की हम बात करें तो हैप्पीनेस जैसी वैल्यूज़ है उसको वो गुड मानते हैं। और अमेरिकन जैसे हैं वो कहते हैं इकोनॉमी वेल्थ की बात करते हैं, जो आर्थिक रूप से समृद्ध होगा तो उस प्रकार की वैल्यू को अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझिए आप थोड़ा सा। गुड की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। हम किसी एक गुड को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि हम किसी एक विशेष वैल्यू को, हम किसी एक गुड को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम न्यूट्रल है, हम तटस्थ है, हम किसी भी वैल्यू को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हमने एक समान अधिकार बना दिया। जैसे कि मैंने अभी अभी बात किया था, इस प्रकार से वो कहते हैं कि हमने तो एक अधिकार बना दिया, हम न्यूट्रल है, हम सबको एक समान रूप से अधिकार देते हैं, हम किसी भी कल्चर के वैल्यू को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम सबको एक समान अधिकार देते हैं और इन व्यक्तियों का गुड अलग अलग हो सकता है। ये मैंने 6 सोसाइटी ली है, 1 2 3 4 5 6, इनका वैल्यू अलग अलग हो सकता है लेकिन हम सबको एक समान अधिकार देंगे। ये 6 है, वो कहते हैं कि हम इनको एक समान अधिकार देते हैं और हम किसी को भी बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम न्यूट्रल हैं एकदम। ये सोसाइटी हमें नहीं पता इनका वैल्यू क्या, हमें नहीं पता कि इनका क्या गुड है, हम किसी भी एक सोसाइटी की वैल्यू को नहीं बढ़ा रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हम तो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन हाँ, साथ ही वो कहते हैं कि ये हम तो एक फिक्स फ्रेमवर्क देते हैं, हम एक फ्रेमवर्क देंगे। एक स्टेट के अंदर कितनी भी सोसाइटी हो गई, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं, हमने तो एक ये फ्रेमवर्क दे दिया और फ्रेमवर्क के अंतर्गत हम राइट्स देते हैं, हम अधिकार देते हैं। फिक्स फ्रेमवर्क में हम अधिकार देते हैं, कितने भी अधिकार दे सकते हैं। एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। तो ये बात करते हैं लिबरलिज्म वाले, कहते हैं कि हम न्यूट्रल होते हैं। इसको ध्यान में रखिए, ये अच्छा पॉइंट है न्यूट्रल वाला।
तो इसको भी क्रिटिक करेंगे कि वो कहते हैं कि आप अधिकार देते समय न्यूट्रल नहीं होते हो, आप किसी एक का तो पक्ष लेते हो, एक को तो प्रमोट करते हो, किसी ना किसी वैल्यू को तो आप प्रमोट करते हो। यही बात कम्युनिटेरियनिज्म कहते हैं कि कोई भी राज्य न्यूट्रल नहीं हो सकता, कोई भी राज्य न्यूट्रल नहीं हो सकता। जैसे एक फ्रीडम है, फ्रीडम क्या हो गया, एक राइट्स हो गया, फ्रीडम एक राइट्स है, एक अधिकार है स्वतंत्रता का। और किसी समाज के लिए तो ये अच्छा होता ही है ना। ये जो फ्रीडम का जो वैल्यू हम देख रहे हैं, ये किसी के लिए तो गुड है ना। मैंने ऊपर 500 सोसाइटी आपको बताई, उसमें से किसी के लिए तो ये गुड है ना फ्रीडम। और ज़रूरी नहीं कि सबके लिए गुड की डेफिनेशन फ्रीडम ही हो। सब व्यक्ति थोड़ी चाहेंगे कि स्वतंत्रता, सबके लिए अलग अलग हो सकता है गुड का डेफिनेशन। तो यहाँ पर कम्युनिटेरियनिज्म कहते हैं कि आप जो फ्रीडम की बात कर रहे हो, फ्रीडम जो एक राइट्स है, ये किसी सोसाइटी के लिए तो गुड है ना। और इसको बनाए रखने के लिए आप अधिकार दिए। तो एक अधिकार क्यों दिया जाता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हम अधिकार देते हैं। दूसरी बात, एक व्यक्ति जो चाहता है जीवन में, इनके जो हित होते हैं, एक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहते हैं और हितों में कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, तो उसको हितों में प्रॉब्लम नहीं आए इसके लिए भी हम व्यक्तियों को अधिकार देते हैं। इसलिए तो हम अधिकार देते हैं कि व्यक्ति जो करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, व्यक्ति के जो इंटरेस्ट होते हैं वो पूरा कर सकते हैं, व्यक्ति का जो वैल्यू होता है, एक सोसाइटी का जो वैल्यू होता है उसको पूरा कर सके। तो कम्युनिटेरियनिज्म कहते हैं कि आप किसी एक समाज की वैल्यू को यहाँ पर बढ़ा रहे हो, क्योंकि फ्रीडम किसी एक सोसाइटी का ही वैल्यू हो सकता है, किसी एक सोसाइटी का गुड होता है। इसलिए राज्य न्यूट्रल नहीं होता है, राज्य ऐसी सोसाइटी की वैल्यू को बढ़ा रहा है जिसने अपना वैल्यू को चॉइस किया है फ्रीडम के रूप में। जिस सोसाइटी का वैल्यू फ्रीडम होता है आप उसको बढ़ा रहे हो। ये है इसका सबसे महत्वपूर्ण और तीसरा क्रिटिक है लिबरलिज्म का। आपको ध्यान में होगा, आप सोच रहे हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, तो आपका गलतफहमी है। जस्टिस के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण होता है कम्युनिटेरियनिज्म। सेकंड, लिबरलिज्म की क्रिटिक को बिना पढ़े हम लिबरलिज्म को समझ लें तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तीसरा, जॉन रॉल्स का जस्टिस हम पढ़ते हैं तो जॉन रॉल्स का क्रिटिक सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इसको और क्रिटिक के रूप में भी हम कम्युनिटेरियनिज्म को पढ़ते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, लिबरलिज्म के क्रिटिक के रूप में इसका प्रारंभ होता है, और कुछ न्यू लिबरलिज्म थिंकर भी थे जिसमें हम रॉबर्ट नोजिक का नाम लेते हैं, और कुछ और भी थिंकर होते हैं। इसके अलावा जॉन रॉल्स जैसे लिबरल थिंकर होते हैं, रोनाल्ड डॉर्किन जैसे भी कुछ थिंकर्स होते हैं, लिबरल थिंकर होते हैं। तो इनको क्रिटिसाइज करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि कम्युनिटेरियनिज्म का विकास होता है, इसका प्रारंभ होता है 1980s के दशक में। इसका प्रारंभ होता है, जो 1980s का समय था, इस समय इनका प्रारंभ होता है। तो सबसे जो प्रमुख है, पहला तो हो गया, इसका प्रारंभ हो गया लिबरलिज्म, और उसमें भी सबसे प्रमुख है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स का जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, 1971 में इनका बुक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस पब्लिश होती है। तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए कम्युनिटेरियनिज्म आता है। इतना ध्यान में रखिए, ये सब आप बातें नोट रखनी है कि कम्युनिटेरियनिज्म आने का मुख्य कारण होता है जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज करने के लिए, या दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं न्यू लिबरल थिंकर थे, या हम पूरा लिबरल थियरी हम पूरा ले सकते हैं, आइडियोलॉजी हम ले सकते हैं। इनको क्रिटिसाइज करने के लिए ही कम्युनिटेरियनिज्म आता है। तो 1980s में ये आता है, और सबसे प्रमुख है जॉन रॉल्स। इसको क्रिटिसाइज किया जाता है सबसे पहले। इसको ठीक कर लीजिए आप। तो पहला जो विचारक है
वो है माइकल वाल्जर। माइकल वाल्जर एक कम्युनिटेरियनिज्म थिंकर है और प्रतिनिधि विचारक है, ये सबसे प्रमुख है, इसमें ध्यान में रखिए। इसके अच्छे आर्गुमेंट हैं इनके द्वारा। दूसरे हैं माइकल सैंडल और तीसरे हैं चार्ल्स टेलर और चौथे हैं मैकिनटायर। ये 4 प्रमुख थिंकर है कम्युनिटेरियनिज्म के। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आप 5 थिंकर के और नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन से 5 और विचारक है जो कि समुदायवादी हैं। दूसरा, कुछ 3 से 4 थिंकर का नाम बताइए जो कि न्यू लिबरलिज्म है। ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। तो आज हम बात करेंगे इनके बैक टू बैक बात करेंगे इनकी, माइकल वाल्जर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर और मैकिनटायर, सबकी हम बात करेंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं माइकल वाल्जर के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये अपना जो कंसेप्ट देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की वो बात करते हैं, वितरणात्मक न्याय की वो बात करते हैं। और इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। इनका जो थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, जो थ्योरी है, इसको वो नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, यानी जटिल समानता की वो बात करेंगे यहाँ पर। इनका जो कंसेप्ट है वो जटिल समानता के ऊपर ही है, ध्यान में रखिए आप। तो वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत वितरण हम कैसे करें, जस्टिस को हम कैसे समाज के अंतर्गत वितरण करें। जस्टिस मीन्स हम जो सोशल गुड्स होती है, इकोनॉमी हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या हम गरीबों की जो समस्या है उनका समाधान हो गया, ये तो ये सभी इनको हम सामाजिक वस्तुएं कहते हैं, सोशल गुड्स होते हैं। तो इनका हम डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे करें। तो इसके 2 तरीके मैंने प्रारंभ में आपको बताए थे, एक तो प्रोसीजरल बताया था, एक सब्सटेंटिव बताया था। एक तरीका है लिबरलिज्म का, एक तरीका है कम्युनिटेरियनिज्म का। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है, वितरणात्मक न्याय है, वो कौन सा होगा, इसको हम देखेंगे। और वो इसको नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, यानी जटिल समानता। तो इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत है जटिल समानता, वाल्जर के द्वारा। इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। इनका बुक आता है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। देखिए, कुछ सोशल गुड्स होती है, सामाजिक वस्तुएं होती है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी, वेल्थ, या एग्रीकल्चर लैंड हम ले सकते हैं, कृषि भूमि, ये सभी सोशल गुड्स होती है। और हम देखते हैं कि एक सोसाइटी के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सामाजिक वस्तुओं की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि ये जो सोशल गुड्स है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक वेल्थ मिले, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, हमें भूमि का जो लैंड होता है वो मिले। इसके अलावा आप कई सोशल गुड्स को इंक्लूड कर सकते हो अपने मन से। तो एक व्यक्ति के द्वारा इनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड की जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये है कि इसका वितरण कैसे किया जाए, इसको डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें, और एक फेयर, एक न्यायोचित, जस्ट, एक फेयर और जस्ट हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, हम जो सोशल गुड्स है उसका वितरण हम कैसे सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यही हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है। लिबरल थिंकर के सामने भी ये प्रॉब्लम थी, और उसमें सबसे प्रमुख मैंने बताया था जॉन रॉल्स के सामने भी ये प्रॉब्लम थी कि हम कैसे वस्तुओं का वितरण करें एक सोसाइटी के अंदर, और वो एकदम फेयर हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा वितरण हो जिससे सबको लगे कि हमारे साथ जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है। जो जॉन रॉल्स का थ्योरी आपने पढ़ा होगा, जॉन रॉल्स यदि आपको अच्छे से पता है तो ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जॉन रॉल्स इसका कैसे समाधान देते हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, अज्ञान का पर्दा।
वो वेल्थ ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, वो एक ऐसी काल्पनिक स्थिति की बात करते हैं अपने सिद्धांत में, ऐसी काल्पनिक स्थिति की बात करते हैं जिसमें लोग वेल्थ ऑफ इग्नोरेंस में रहेंगे। एक अज्ञान का पर्दा रहेगा, और अज्ञान का पर्दा का अर्थ है, अज्ञान का पर्दा इस बात का रहेगा कि उन्हें अज्ञान रहेगा इस बात का कि हमारी जो भविष्य में स्थिति है वो क्या होगी, हमारा जो सोशल स्टेटस है, सामाजिक जो स्थिति है वो हमारी क्या होगी, हमें कौन से सोशल गुड्स मिलेंगे, इकोनॉमी कैसी होगी, हेल्थ, एजुकेशन हमारा कैसा होगा, इन सब के बारे में इनको पता नहीं रहता है। अज्ञान के पर्दे में यही तो होता है कि इनको कुछ नहीं पता रहता है कि हमारी भविष्य की स्थिति कब होगी। तो ऐसे में व्यक्ति अपनी ओरिजिनल पोजीशन, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल पोजीशन, ऐसे व्यक्ति जिनको पता नहीं रहेगा कि हमारी आगे कैसी स्थिति होगी, तो इसको बोलते हैं वास्तविक स्थिति। भविष्य की अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में पता नहीं होगा व्यक्तियों को, तो ऐसे में हम न्याय के सिद्धांत बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको वेल्थ ऑफ इग्नोरेंस में रहेंगे, अज्ञान के पर्दे में रहेंगे, ये काल्पनिक स्थिति होती है। और जब ऐसा होता है तो ऐसे में जो इनके द्वारा सिद्धांत बनाया जाता है तो वह न्यायपूर्ण होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि हमें आगे भविष्य में हमारा सोशल स्टेटस क्या होगा, हमें कौन कौन से सोशल गुड्स मिलेंगे, इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। तो ऐसे में हम जो न्याय का सिद्धांत बनाएंगे वह है सबसे अच्छा होगा। यदि आप जॉन रॉल्स भी पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जॉन रॉल्स सबसे महत्वपूर्ण है, आप बोलोगे तो ये भी पढ़ा दूंगा मैं। तो ये बात करते हैं जॉन रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत में, यानी हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रत्येक सामाजिक वस्तु के लिए वितरण का सिद्धांत एक समान होगा। हमने एक सिद्धांत बना दिया प्रारंभ में, एक वेल्थ ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत हमने एक सिद्धांत बनाया, और उसी के द्वारा हमने ये डिसाइड किया कि जो सामाजिक वस्तुएं हैं उस वितरण का एक हम थियरी होगा, वो एक समान होगा। एक समान होने का अर्थ होता है जैसे 5, 1 2 3 4 5 ये सोशल गुड्स है, तो सबके लिए हम एक ही सिद्धांत बनाएंगे, एक वितरण का सिद्धांत बनाएंगे, हम एक वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत बनाएंगे, और उसी के अनुसार हम वितरण करेंगे एक सोसाइटी के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए अलग सिद्धांत बनाएंगे, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। हम सबके लिए एक सिद्धांत बनाएंगे कि हमें किस प्रकार से उनको सोशल गुड्स देना है। ये मानना होता है लिबरल थिंकर का, और जॉन रॉल्स भी ऐसा ही मानते हैं कि जो हम इसके लिए जो सिद्धांत बनाएंगे वो एक समान होगा। इसको और अच्छे समझिए। तो वाल्जर इसी को कहते हैं सिंपल इक्वलिटी। वो कहते हैं कि इतना सिंपल नहीं है, क्या बोल रहे हो आप, इतना सिंपल थोड़ी होता है, आप सबके लिए एक समान सिद्धांत बना रहे हो, ऐसा नहीं। वाल्जर अपना कंसेप्ट देते हैं, क्या सभी समुदाय में सभी सामाजिक वस्तुओं का एक समान महत्व होता है। क्वेश्चन वो यही पूछते हैं, लिबरलिज्म जो थिंकर होते हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सभी समुदाय में सभी सामाजिक वस्तुओं का एक समान महत्व होता है। जैसे एक सोसाइटी है और ये सोसाइटी है, क्या सब में सोशल गुड्स का एक समान महत्व होता है? तो हमारा आंसर होगा नहीं, सबका एक समान महत्व नहीं होगा, जैसे मैंने प्रारंभ में आपको बताया है। तो आप कैसे सबके लिए एक तरह का सिद्धांत बना दोगे, कैसे आप सबको एक समान वितरण करोगे? एक देश के अंतर्गत भी कई कम्युनिटी हो सकती है, कई सोसाइटीज हो सकती है, तो आप सबके लिए एक सिद्धांत कैसे बना सकते हो? किसी की आवश्यकताएं अलग होती है, कहीं पर गरीबी प्रॉब्लम होती है, कहीं पर एजुकेशन प्रॉब्लम होती है, और कोई चाहता है कि हमें आर्थिक लाभ हो, कोई समुदाय को महत्व देता है, और कोई किसी अन्य गुड्स की इच्छा करता है। तो सभ्य सोसाइटी होता है वो, उनके लिए सोशल जो गुड्स होती है उनका एक समान महत्व नहीं होता है। तो आप कैसे सबके लिए एक समान बना दोगे? आप कैसे वितरण का जो एक सिद्धांत होता है वो कैसे सबके लिए एक समान बना दोगे? आगे वो कहते हैं कि क्या सभी समुदाय एक समान परंपरा और संस्कृति को अपनाते हैं? जब समान महत्व नहीं है और सभी समुदाय एक समान संस्कृति और समान परंपरा को नहीं अपना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे वितरण का एक सिद्धांत बना सकते हो, एक सबको समान
देंगे हम सबके लिए एक समान वितरण का सिद्धांत कैसे बना सकते हो? तो यहाँ पर वाल्जर इसका आंसर देंगे। तो वो तो कहते हैं कि न्याय का सिद्धांत क्या होना चाहिए। इनसे पूछा गया, वाल्जर से पूछा गया, वाल्जर बताइए तो आप न्याय के सिद्धांत को कैसे डिफाइन करोगे? तो आपके अनुसार सबसे अच्छा न्याय का सिद्धांत क्या होगा? तो वो कॉन्सेप्ट देते हैं आगे, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का वो कॉन्सेप्ट देंगे यहाँ पर, जिनका समरी ये है, भिन्न भिन्न सामाजिक वस्तुएं सामाजिक जीवन की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक वितरण के लिए बनी है। न्याय का उद्देश्य इस वितरण के तरंग संगत आधार का पता लगाना है। इसको समझते हैं क्या लिखा गया है। वो कहते हैं कि न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता, जैसे कि जॉन रॉल्स न्याय का एक सार्वभौमिक नियम बना देंगे। वेल ऑफ इग्नोरेंस में जो सिद्धांत बनाएंगे वो यूनिवर्सल होगा, प्रत्येक सोसाइटी के लिए वो एप्लीकेबल होगा और वो सार्वभौमिक होगा कि विश्व में कहीं भी आप अपना सकते हो। आप युगांडा में, अमेरिका में, इंडिया में, अफ्रीका में, कहीं भी किसी भी देश में इसको अपना सकते हो, किसी भी महाद्वीप में अपना सकते हो। लेकिन कम्युनिटेरियनिज्म कहते हैं कि न्याय का कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं हो सकता, कोई भी सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता, कुछ भी यूनिवर्सल थोड़ी होता है, यूनिवर्सल रूल इसमें नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि कम्युनिटी होता है, कई कम्युनिटी होती है और उनके लिए सोशल जो गुड्स होता है इनका वैल्यू अलग अलग होता है। किसी के लिए कौन सा गुड्स अच्छा होता है, किसी के लिए अलग होता है, किसी के लिए अलग होता है। पहला पॉइंट ध्यान में रखिए, सभी कम्युनिटी के लिए सोशल गुड्स का डेफिनेशन अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग आवश्यकताएं होती है। और एक सोसाइटी के अंतर्गत या आप एक कम्युनिटी समझ लीजिए, यहाँ पर एक कम्युनिटी के अंतर्गत भी व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकताएं होती है। पहली बात ध्यान से सुनिए आप, एक समाज है, ये 5 समाज है, इनकी सबकी जो आवश्यकताएं होती है वो अलग अलग होती है, सोशल गुड्स इनकी अलग अलग डिमांड होती है। दूसरी बात, इसमें से एक सोसाइटी हम उठाएंगे और इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है इसकी भी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। सोसाइटी के अंतर्गत व्यक्तियों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है और अलग अलग सोसाइटीज़ है, अलग अलग कम्युनिटीज़ है, इनकी भी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। तो ऐसी स्थिति हमें जो न्याय का सिद्धांत हम बनाएंगे वो किस प्रकार का होगा? पहला पॉइंट, न्याय के सिद्धांत का निर्माण प्रत्येक समुदाय के द्वारा अलग अलग किया जाना चाहिए। जो न्याय का सिद्धांत है वो प्रत्येक समुदाय के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट वो देते हैं, एक समुदाय के अंदर सामाजिक वस्तुओं के वितरण के लिए अलग अलग सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। एक समुदाय के अंतर्गत, पहले सोसाइटी के अंतर्गत अलग अलग बनाइए आप, फिर एक समुदाय के अंतर्गत भी आप अलग अलग बनाइए, अलग अलग सिद्धांत बनाइए कि किन को इकोनॉमी की आवश्यकता है, किन को हेल्थ की, किन को एजुकेशन की आवश्यकता है, सबको आप अलग अलग बनाइए। और तीसरा पॉइंट है, एक क्षेत्र की विषमता का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में लाभ पाने के लिए नहीं किया जा सकता। इसको समझिए, तीसरे पॉइंट को हम समझते हैं। 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है, एक क्षेत्र की विषमता का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में लाभ पाने के लिए नहीं किया जा सकता। जैसे सोशल गुड्स की हम बात करें, एजुकेशन का वितरण कैसे होना चाहिए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। तीसरे को पॉइंट को हम समझ रहे हैं, एजुकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर एजुकेशन मिलना चाहिए। जैसी जिनकी योग्यता होती है उनके अनुसार उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। परिवार का आधार क्या होता है? प्रेम। एक स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार से मिलनी चाहिए? तो वो मिलनी चाहिए आवश्यकता अनुसार। तीसरा है, राज्य कैसे बनता है, राज्य कैसे चलता है? नियम से या लॉ से, कानून से राज्य चलता है। अगला है इकोनॉमिक वेल्थ, आर्थिक समृद्धि होता है, वो किस प्रकार व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो पैसे होते हैं, मनी होता है, वो किस प्रकार मिलना चाहिए? तो जो जितना काम करेगा, जिसमें जितनी योग्यता होगी उसके अनुसार मिलना चाहिए। आगे है जो राजनीति है, उसमें वो कैसे चलती है? वो चलती है राजनीतिक दलों के द्वारा चलती है वो। तो ये हो गया, हमारे कुछ बातें हो गई
ये कुछ सोशल गुड्स हो गई। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एक क्षेत्र की विषमता का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में लाभ पाने के लिए नहीं किया जा रहा है। जैसे कि ये है स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का एग्जाम्पल लीजिए। हमने कुछ विशेष लोगों को, एक समुदाय है और इसमें कुछ लोग हैं, इसमें 50 लोग हैं, इनको कुछ विशेष सुविधाएं हमने दे दी। इनको हेल्थ की प्रॉब्लम थी, हेल्थ की हमने स्पेशल इनको सुविधाएं दे दी। इस समाज के लिए हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो जस्टिस है वो अलग बना दिए कि हम आपको देंगे, आपको हम हेल्थ देंगे, हम आपको अच्छी मेडिकल सर्विस देंगे। तो इसमें इनको प्रायोरिटी दी गई। और एक प्रायोरिटी दी गई थी इकोनॉमी वाले को, इकोनॉमिक्स वेल्थ है, इसमें भी कुछ व्यक्तियों को प्रायोरिटी दी जाती है कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप ज़्यादा प्राप्त कर सकते हो, इकोनॉमिक वेल्थ आपका अच्छा होगा, तो इनको इसमें प्रायोरिटी दे दी। तो तीसरा जो पॉइंट है वो कि ये कह रहा है कि यदि आपको स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा दी गई है, आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा दी है, तो आप इस पर क्लेम नहीं करोगे कि आपको इकोनॉमिक वेल्थ भी ज़्यादा चाहिए। आप एक में विषमता है, इस विषमता का प्रयोग आप दूसरे का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो कि हमारे को स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा मिली है तो हमें इकोनॉमिक वेल्थ है वो भी ज़्यादा चाहिए। या हम ये नहीं कर सकते कि किसी के पास इकोनॉमिक वेल्थ अच्छी होती है, पैसे खूब सारे होते हैं, तो हमें ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए या हमें ज़्यादा एजुकेशन दीजिए। नहीं, इसका आधार ये नहीं हो सकता। आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। आप किसी सेशन में कमज़ोर होंगे तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प की जाएगी। ऐसा नहीं हर क्षेत्र में आपकी हेल्प की जाएगी। जिस क्षेत्र में जो कमज़ोर होता है उनके अनुसार हम अलग अलग सिद्धांत बनाएंगे और उनके साथ ही हम हेल्प करेंगे। तो माइकल वाल्जर कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है आप डिस्ट्रीब्यूटिव करोगे कैसे, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स। आप कैसे ऐसे सिद्धांत बनाओगे? तो यही कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी होता है कि आप सबको एक समान नहीं देख सकते। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है समाज के अंतर्गत। एक राजनीति होती है, उसमें राजनीतिक दल ही होने चाहिए। आप उसमें इकोनॉमी को मत लाइए, इकोनॉमी लाओगे तो आप भ्रष्टाचार हो जाएगा। यहाँ पर इकोनॉमी को आप मत लाइए, यहाँ पर राजनीति का इसको सेपरेट रखिए। इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। पैसों का, प्रेम का, नियम का होना चाहिए, प्रेम का नहीं होना चाहिए, मेरिट का नहीं होना चाहिए। तो इसको आप अलग रखिए। इस प्रकार से वो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का सिद्धांत दे रहे कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, विकेंद्रित लोकतांत्रिक समाजवाद, इसी को हम कहते हैं। तो ये था माइकल वाल्जर की जो ये बुक है स्पीयर्स ऑफ जस्टिस 1983, इसके आधार पर भी अब आप समझ सकते हो। स्पीयर्स यानी हमने बताया हर का अलग अलग स्पीयर्स होता है, हर सोसाइटी का अलग अलग स्पीयर्स होगा और इसके अंदर व्यक्ति होते हैं, इनका भी अलग अलग स्पीयर्स होगा। उसी के अनुसार हमें जस्टिस का वितरण करना चाहिए, उसके अनुसार ही हमें सोशल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो इनके नाम के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि माइकल वाल्जर स्पीयर्स की बात कर रहे हैं। तो इतना मैंने कुछ बताया आपको। तो मैं ज़्यादा बताने का कारण यही होता है कि इसमें से कुछ तो आपको ध्यान में रहे। ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें कुछ बातें तो ध्यान में रहेगी कम से कम। और ध्यान में रखिए, मैंने इसकी जो कम्युनिटेरियनिज्म की जो विशेषताएं होती है, उसकी जो मुख्य मान्यताएं होती है, वो आपको बता दी है। जब हम क्रिटिक कर रहे थे लिबरलिज्म का, तो उनके साथ साथ समुदायवाद की भी विशेषताएं चल रही थी। जैसे मैंने बताया, समाज मुख्यतः सबसे प्रमुख समाज होता है, समाज साध्य होता है। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता समाज से ही प्राप्त करता है और ये तात्विक न्याय की बात करते हैं, सब्सटेंटिव जस्टिस की बात करते हैं। इनका मानना होता है कि समाज ने ही व्यक्ति को बनाया है, समुदाय में व्यक्ति अंतर्निहित होता है और राज्य कभी भी तटस्थ नहीं होता है अधिकार देते समय। ये सब बातें मैंने बता दी, यही तो विशेषताएं हैं इनकी। तो आप नोट कर लीजिए और जो मैंने होमवर्क दिया आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप।
और आपको कुछ और भी इसमें नोट करना है, ये जो कुछ पढ़ा है इनको एक बार बुक से अच्छे से पढ़ लेना है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखिए। और अंतिम बात, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो कर दीजिए। अभी कितनी मेहनत से वीडियो बनाई जा रहे हैं आपके लिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। आप पे बोलने के बाद भी आप शेयर नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियोस पहुँचे तो सबको लाभ होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को लाभ मिले। ज्ञान में वृद्धि तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज पहुँचे। ऐसा नहीं है आप सोचो कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबको लाभ होना चाहिए। सबके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।